हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम कर रहे थे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स और उसके काफी सारे टॉपिक्स हम कवर अप कर चुके हैं। आप चाहें तो प्रीवियस वीडियोस को विजिट कर कर अपने टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है गुड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। हम ऑलरेडी +1 में गुड्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर से जो रिलेटेड है उसे हम दोबारा रिवाइज करेंगे ताकि जब हम न्यूमेरिकल्स करें तो कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आता है गुड्स। आइटम्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन यूटिलिटी एंड आर यूजफुल इज कॉल्ड योर गुड्स। वो सारे आइटम्स जो एक ह्यूमन बीइंग के लिए मददगार साबित होते हैं, उनकी काम करने में मदद करते हैं, हमारी यूटिलिटी को सेटिस्फाई करते हैं, उसे कहा जाता है गुड्स। अब इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस क्या हो सकती हैं? क्लासिफिकेशन से पहले इसके 2-3 एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गैस स्टोव, क्लोथ्स। ये सब हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं और गुड्स कहलाते हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है आपकी फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड इज रेडी टू यूज फॉर द फाइनल यूजर। मतलब ऐसे गुड्स जो अब आगे रिफाइन ना किए जा सके और आपके इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार हो, उन्हें कहा जाता है फाइनल गुड्स। जैसे कि क्लोथ्स एंड शूज यूज बाय हाउस होल्ड्स, जो हम कपड़े पहनते हैं, जो हम जूते पहन रहे हैं, टेलीविजन, आपके रूम हीटर्स, एसी, क्या इन्हें हम और ज्यादा प्योरीफाई या और ज्यादा रिफाइन करते हैं? नहीं, क्योंकि हमें जिस फॉर्म में इनकी जरूरत है वो फॉर्म अब हमारे पास आ चुकी है और अब हम इनको फाइनली जिस फॉर्म में ये है उसी फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। तो ये होते हैं फाइनल गुड्स। आई होप आपको क्लियर होगा। हम एग्जाम्पल से भी इसे समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इंटरमीडिएट गुड्स। वो गुड्स which are purchased by one firm from the other for the purpose of resale or for the purpose of using as a raw material in the production of other goods। कोई ऐसी आइटम जो फर्दर और रिफाइनरी मांग रही है ताकि वो फाइनल यूजर के यूज के लिए बनने लायक हो जाए। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, देखिए ये है एक शुगर केन। शुगर केन है। इस शुगर केन से मुझे चाहिए कैंडी। शुगर केन से कैंडी बनानी है या जो डिमांड है वो है कैंडी की। ठीक है, अब ये है आपका शुगर केन। अब शुगर केन कौन उगाता है? फार्मर। अब इस फार्मर ने पहली या फर्स्ट फर्म को अपने शुगर केन बेचे। उन्होंने इस शुगर केन से निकाला जूस। ठीक है, अभी भी कैंडी बनने का प्रोसेस जूस से काफी दूर है। अब फर्स्ट फर्म ने सेकंड फर्म को अपने जूसेस के कंटेनर्स भेजे, उससे बनी शुगर। क्या कैंडी बनी है? बन गई? नहीं, अभी कैंडी नहीं बनी है। उसके बाद सेकंड फर्म ने भेजा थर्ड फर्म को। थर्ड फर्म में फाइनली शुगर कन्वर्ट हुई है आपकी कैंडी में, या फर्म बोल सकते हैं इसको, थर्ड फर्म या कैंडी मेकर बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं।
तो अब आप देखिए, ये जो शुगर केन था, ये क्या है? इंटरमीडिएट गुड है। ये जूस भी इंटरमीडिएट गुड है और शुगर भी इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि जो फाइनली मुझे चाहिए ना कैंडी, अभी वो बनी नहीं है, वो अभी फर्दर प्रोसेस में है। तो आपके इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? जो अभी फर्दर रिफाइनिंग मांगते हैं। क्या बोला था हमने डेफिनेशन में? विच इज परचेज्ड बाय वन फर्म फ्रॉम द अदर। ठीक है, एक फर्म ने दूसरी फर्म से खरीदा है ताकि वो तीसरी फर्म को दे पाए इसको एज अ रॉ मटेरियल या तो फॉर रीसेल पर्पस से। ठीक है, अब जो कैंडी बन गई ना आपकी, वो आपका फाइनल गुड है, क्योंकि अब ये फाइनली मेरे इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब फर्दर आपको इसकी कोई रिफाइनिंग नहीं करनी है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये है आपका ट्री और ये है वुड कटर। वैसे तो पेड़ हमें काटने नहीं चाहिए, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल मैं एक ट्री का एग्जाम्पल ले रही हूँ। अब ये वुड कटर है, ठीक है। वुड कटर वुड कटर ने क्या किया? वुड कटर ने अपने जो ट्री का ब्लॉक है, ट्री का ट्रंक जो है, वो फर्स्ट इंडस्ट्री को दे दिया। ठीक है, अब फर्स्ट इंडस्ट्री ने इस ट्रंक का क्या किया? इसके बनाए स्लीपर्स, या आप क्या बोलते हो उनको, ब्लॉक्स। ठीक है, अब ब्लॉक्स बन गए। अब ये क्या ब्लॉक्स हमारे किसी काम के होते हैं? एक नॉर्मल हाउस होल्ड में ये ब्लॉक्स किसी काम के नहीं होते। अब इस फर्स्ट इंडस्ट्री ने सेकंड इंडस्ट्री को दिया। अब इन ब्लॉक्स से जो सेकंड इंडस्ट्री थी, उसने बनाया टेबल। ठीक है, अब इस सेकंड इंडस्ट्री ने थर्ड इंडस्ट्री को दिया। अब इस टेबल पर ग्लास लगा, सुंदर सा ग्लास, फ्लावर वाली डिजाइनिंग वाला। ठीक है, अब ये बन चुका है डिनर टेबल। तो आप देखिए, यहां तक टेबल तक, एक वुड को टेबल तक बनने में जो प्रोसेस था, उसको हम कहेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। क्योंकि अभी फाइनली हमारे इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं है। एक इंडस्ट्री ने दूसरी इंडस्ट्री से खरीदा है और उसके बाद उसको आगे बेच दिया है। अब ये इंडस्ट्री चाहे तो इस टेबल को ऐसे ही बेच सकती है, ऐसे ही मार्केट में बेच सकती है, या तो इसको फाइनली जो वो बनाना चाहते हैं डाइनिंग टेबल वॉट उसमें कन्वर्ट कर सकती है। अब ये जो डिनर टेबल हमारा बन गया ना, ये जो डाइनिंग टेबल बना है, ये क्या है मेरे लिए? ये मेरे लिए फाइनल गुड है। ठीक है, क्योंकि अब आगे इसको और फर्दर रिफाइनिंग की जरूरत नहीं है। जो कंज्यूमर को चाहिए था वो बन चुका है। लेकिन ये जितना भी प्रोसेस था, ट्रंक, इसके स्लीपर्स और एक अनफिनिश्ड टेबल, वो सब क्या थे? इंटरमीडिएट गुड्स। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब जो इसकी थर्ड कैटेगरी है, वो है आपकी कैपिटल गुड्स। देखो, नाम से ही पता चल रहा है, कैपिटल। कैपिटल, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, आपके गुड्स जो कैपिटल जनरेट करने में मदद करते हैं, उसे कहा जाता है कैपिटल गुड्स। आर फिक्स्ड एसेट्स फॉर द प्रोड्यूसर एंड आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ऐसे गुड्स जो फिक्स्ड एसेट्स की तरह काम करते हैं और फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उसे कहा जाता है कैपिटल गुड्स। ठीक है, अब देखिए कैपिटल गुड्स के अंदर कौन कौन से गुड्स आते हैं आपके?
प्लांट, मशीनरी, ठीक है, बिल्डिंग, क्योंकि ये सब चीजें क्या हैं, ये सब चीजें आपकी फर्दर प्रोडक्शन में मदद करती हैं। एक बिल्डिंग के अंदर ही तो आप अपनी फैक्ट्री सेटअप करते हो, ग्राउंड में तो सेटअप हो नहीं सकती, ठीक है। और एक प्लांट एंड मशीनरी के बिना प्रोडक्शन कैसे करोगे? हाँ, आप लेबर के थ्रू कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं फॉर द फास्टर प्रोडक्शन आपको चाहिए क्या बोलते हैं, प्लांट एंड मशीनरी। तो वो सामान जो आपका फर्दर कैपिटल, फर्दर पैसा जनरेट करने में मदद करता है, उसे कहते हैं कैपिटल गुड्स, ठीक है। एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी। अब इस डेफिनेशन में एक वर्ड है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है? ड्यूरेबल गुड्स आपके वो गुड्स होते हैं जिनकी ड्यूरेबिलिटी, या मतलब जो ज्यादा चलते हैं, जिनका लाइफ स्पैन ज्यादा होता है। अब आप वॉशिंग मशीन खरीदते हैं तो कंपनी आपको 10 साल 5 साल की वारंटी देती है। क्यों? क्योंकि वो इस तरह बनाई जा रही है, इस तरह बनाई जाती है क्यों कि वो ज्यादा लंबी चले, बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव। आप हर तीसरे दिन दूसरे दिन तो नहीं खरीद सकते उसको, तो उनकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा लंबी बनाई जाती है, मशीनरी हैवी यूज की जाती है ताकि वो लंबा चले, ठीक है। अब देखिए, आपके फ्रिज हो गए, 10-10 15-15 साल की आपकी वारंटी आती है। क्यों? क्योंकि ड्यूरेबल गुड्स है, आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। वेयर एज योर नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? जिनका लाइफ स्पैन छोटा होता है, कम होता है, जैसे आपके फूड आइटम्स, क्योंकि ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है। पैकेट आइटम्स बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। क्लोथ्स भी इनकी ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज्यादा नहीं होती इफ यू आर यूजिंग इट ऑन द रेगुलर बेसिस। तो ड्यूरेबल गुड्स आपके वो होते हैं बेसिकली जो 3 साल से ज्यादा चले, वो आपकी कैटेगरी में आ जाते हैं ड्यूरेबल गुड्स के, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या न्यूमेरिकल सेक्शन में हम पहुंच चुके हैं, वो है आपका नेशनल इनकम और उसके 3 टाइप्स। और जो हम फर्स्ट पढ़ेंगे वो है आपका वैल्यू एडेड मेथड। आई होप आपको गुड्स बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। तो अब हम शुरू कर रहे हैं वैल्यू एडेड मेथड। तो जो अब नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं वो है व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। 3 मेथड्स हैं इसके। तो जो फर्स्ट मेथड है आपका वो है वैल्यू एडेड मेथड। अब हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में व्हाट इज नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अब दोबारा हम इसे नहीं पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करेंगे अपने मेथड से। तो पहला मेथड जो है वो है वैल्यू एडेड। अब देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि जब डिफरेंट प्रोडक्शन फेजेस में आपकी वैल्यू ऐड होती रहती है, उसे कहा जाता है वैल्यू एडेड मेथड। इसको समझते हैं डेफिनेशन से। इट मेजर्स नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की कैटेगरी है, नेशनल इनकम को आपका मेजर करता है। तो इट मेजर्स नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस। मतलब जब डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन सेक्टर में, प्रोडक्शन एंटरप्राइजेस में कोई प्रोडक्ट रोटेट करता है, तो उसमें जो वैल्यू एड ऑन होती रहती है उसे हम कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने अभी जब हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ गुड्स, कैटेगरीज ऑफ गुड, तो हमने एक एग्जाम्पल लिया था। हमने एग्जाम्पल लिया था शुगर केन का। शुगर केन का एग्जाम्पल लिया था जिसकी फाइनली जो बननी थी वो बननी थी कैंडी। अब इसको वैल्यू एडेड मेथड, कैसे इसमें वैल्यू एडेड ऐड होती है कैंडी बनने तक के प्रोसेस में। अब जो आपका शुगर केन है वो फार्मर उगाता है, ठीक है। अब फार्मर ने ये बेचा 100 रुपीज में, उसने बेचा ये 100 रुपीज में, ठीक है। अब फार्मर ने एक फर्स्ट फर्म को बेचा, ठीक है, जिससे आपका क्या बनना था, जूस बनना था, ठीक है। अब क्या ये फर्म इसको 100 रुपीज में ही बेचेगी?
फर्दर जो आपका शुगर केन जूस है, क्या वो 100 रुपीज में ही बेच देगी? नहीं, वो इसको बनाने के प्रोसेस में जो जितने भी चार्जेस ऐड ऑन हुए हैं उसको उस 100 रुपीज में ऐड ऑन करके फिर बेचेंगे। ठीक है, अब मान के चलिए जूस बनाने का जितना भी एक्सपेंस हुआ, लेबर और आपकी मशीनरी जो यूज हुई, ठीक है, वो उन्होंने जूस बेचा 150 रुपीज का। ठीक है, अभी तक आपकी कैंडी बनी नहीं है, अभी तक जूस ही बना है। जूस के बाद इसकी बनी शुगर, जो कि आपकी बनाई सेकेंड इंडस्ट्री या सेकेंड फर्म ने। अब क्या वो फिर उसको 150 में बेचेगी? नहीं, उसने अपने लेबर चार्जेस और सारे एक्सपेंसेस ऐड करके उसको बेचा 250 रुपीज में। ठीक है, अब इस शुगर से फाइनली बनी है कैंडी। अब कैंडी कैंडी मेकर ने बनाई है, या तो वो किसी फर्म ने बनाई होंगी या कैंडी मेकर ने बनाई होगी। उसने इस 250 रुपीज में अपने चार्जेस ऐड ऑन किया और उसको बेचा 400 रुपए में। तो अब देखिए कि कहा 100 रुपए का शुगर केन था और वैल्यू ऐड होते होते वो अब 400 रुपीज की कैंडी हो चुकी है। तो जो भी आपने वैल्यू ऐड किया है, यहाँ 50 रुपए ऐड ऑन हो गए, यहाँ पे फिर 100 रुपीज ऐड ऑन हो गए, एंड सो ऑन, जितने भी आपकी वैल्यू ऐड हो रही है, इसी मेथड को हम कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। अब इसके दो और नाम हैं, इसको हम बोलते हैं नेट आउटपुट मेथड। ठीक है, ये कॉमन नेम्स हैं जो एग्जाम्स में आपके आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यूज में। और जो नेक्स्ट सेकंड नेम है वो है इसका इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। ठीक है, तो इनके इसके दो नाम भी आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट है इसका फॉर्मूला। तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब देखिए इंटरमीडिएट गुड्स मैंने आपको इसीलिए करवाए थे क्योंकि यहाँ पे वर्ड आ गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब आपको क्लियर होगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होती है। इन केस आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट एग्जाम में नहीं दिया हो, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत रेयरली ही एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ ना कुछ आपका चेक पॉइंट जरूर होता है जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है। इन केस अगर आपको नहीं दिया है वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो कैसे निकालते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब नेक्स्ट सेल्स कैसे निकलती है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेल्स भी नहीं दी हुई है, सेल्स भी नहीं दी है, तो सेल्स कैसे निकलेगी? क्वांटिटी इनटू प्राइस। क्वांटिटी मतलब अभी प्रेजेंटली कितने नंबर्स आपके पास वो बॉक्सेस या जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो पड़े हैं। तो मान लीजिए क्वांटिटी मेरे पास 100 पड़ी है और प्राइस कितना है? प्राइस है आपका फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज, तो आपकी सेल्स कितनी हो गई? 2000, सेल्स हो गई 2000 रुपीज। ठीक है, समझ गए क्वांटिटी और प्राइस का कॉन्सेप्ट, प्लस चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक भी इन केस नहीं गिवन हो या आपको सेल्स गिवन हो और चेंज इन स्टॉक ना गिवन हो, तो वो कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? साल के अंत में जो आपके पास माल या आइटम बच जाती है उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, जो नेक्स्ट ईयर आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, और उसको बना देते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस और जो आपने न्यू स्टॉक इंट्रोड्यूस किया होता है वो, तो वो उससे आप माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका चेंज इन स्टॉक। ठीक है, अब इन सब को जब आपने पूरा न्यूमेरिकल कर लिया तो उससे क्या निकला? उससे जो ड्राइव हुआ वो निकला है जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। पर मुझे तो निकालना है नेशनल इनकम, क्योंकि हम यही तो पढ़ रहे हैं कि वैल्यू एडेड मेथड से या इन मेथड से क्या निकलता है? नेशनल इनकम निकलता है। तो अब हमें क्या करना है? हमें जीडीपी एट एमपी से क्या निकालना है? एनएनपी एट एचसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है।
ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं वैसे, बट स्टिल एक बार रिवाइज करते हैं इसको। देखिए, ग्रॉस से जब मैं जाऊंगी नेट की तरफ, ग्रॉस से नेट की तरफ जब मैं जा रही हूँ तो मैं माइनस करूंगी डेप्रीसिएशन, बिकॉज ग्रॉस क्या होता है आपका ओरिजिनल वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट, और आपकी नेट वैल्यू क्या होती है, नेट वैल्यू होती है एट द टाइम ऑफ सेल्स, या एट द टाइम जब हम उस चीज को चेंज कर रहे हैं तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो हम उसमें से डेप्रीसिएशन माइनस कर देते हैं, क्योंकि विद द टाइम आपका जो प्रोडक्ट होता है विद नेचुरल वियर एंड टियर उसमें स्क्रैचेस या उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, इस वजह से उस पर डेप्रीसिएशन लगता है। ठीक है, अब देखो डोमेस्टिक इंडिया टू नेशनल लेवल वो जा रहा है, तो हम इसमें प्लस करेंगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसमें एड ऑन होगी। प्रोडक्ट का आपको कुछ नहीं करना। अब मार्केट से कोई चीज फैक्ट्री की तरफ जा रही है, वापस मार्केट से फैक्ट्री की तरफ, रिवर्स साइकिल, तो मैं माइनस करूंगी इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या करूंगी, इसमें से सब्ट्रैक्ट, तो मेरा निकल जाएगा नेशनल इनकम। आई होप आपको क्लियर होगा। एक बार फिर से फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है आपका वैल्यू एडेड का, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे डिराइव करते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। इन केस सेल इज नॉट गिवन तो सेल्स विल बी डिराइव्ड बाय क्वांटिटी इनटू प्राइस प्लस चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक भी अगर ना गिवन हो तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये सब कुछ करके क्या निकलेगा, जीडीपी एट एमपी, जिसे हमें कन्वर्ट करना है नेशनल इनकम में, और नेशनल इनकम आपकी इस तरह निकलती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं वो है वैल्यू। अब हर मेथड के कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, तो इस मेथड का एक नेगेटिव पॉइंट है और वो है द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो देखते हैं द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होती है। तो स्टूडेंट्स हमने कर लिया था वैल्यू एडेड मेथड। अब वैल्यू एडेड मेथड के साथ एक प्रॉब्लम है जो कि है डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम। ये एक अकाउंटिंग एरर है जो नॉर्मली हो जाता है। डबल मीन्स आपने कोई वैल्यू को दो बार जब आप काउंट कर लेते हो तो उसको कहते हैं डबल काउंटिंग का एरर या डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। इसको एक चार्ट से समझते हैं तो आपको बहुत इजीली ये चीज क्लियर हो जाएगी। हमने शुगर केन का एक एग्जाम्पल दिया था, वो ही ले लेते हैं। एक फार्मर ने शुगर केन प्रोड्यूस करी 500 रुपीज, ठीक है, 500 रुपीज में अब वो उसको बेच रहा है। ठीक है, अब उस शुगर केन को सेकेंड जो आपकी फर्म है उसने शुगर बनाने के लिए परचेज किया, कितने में, 1000 रुपए में। ठीक है, अब शुगर केन से शुगर बनाने के लिए उसको जो खर्चा आया वो था 500 रुपए। तो अगर आप 1000 में से 500 माइनस करेंगे तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 500 रुपए का। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब शुगर से उसने बनाई कैंडी। ठीक है, अब वो कैंडी में जो आपकी सेल्स हुई वो थी 1500 रुपए की, इंटरमीडिएट कंजम्पशन उसको बनाने का खर्चा था 1000 रुपीज। अब फिर से उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 500 रुपए का। अगर मैं ये देखूं, अगर मैं सिर्फ सेल्स देखूं तो सेल्स तो हो रही है मेरी 3000, ये तो प्रॉब्लमैटिक है। तो प्रॉब्लम यही है, द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब देखो शुगर केन की वैल्यू यहाँ दोबारा एड ऑन हो रही है 1000 रुपीज में, क्योंकि था जब आपने उसकी शुगर बनाई तो वो कितने की आपको पड़ रही है, 1000 रुपीज की। उसको बनाने का खर्चा 500 रुपए और 1000 रुपीज उसकी सेल्स हो रही है। ठीक है, अब फिर से जब आपने
शुगर से कैंडी बनाई तो वो फिर से कितने की पड़ रही है, 1500 रुपए की। उसमें फिर से आपके 1000 रुपीज एड ऑन हो गए, यही प्रॉब्लमैटिक है। ठीक है, तो हम इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? हमने जब पीछे आपका फॉर्मूला पढ़ा था तो हमने क्या कहा था, वैल्यू ऑफ आउटपुट को जब हम माइनस करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन से तो आ जाता है आपका वैल्यू एडेड, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है। तो या तो आप ये वाली वैल्यू ले सकते हैं एज अ रियल वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू, या फिर आप फाइनल गुड, फाइनल सेल वैल्यू भी ले सकते हैं जो है 1500 रुपए। दोनों ही करेक्ट होती है, दोनों ही करेक्ट हो सकती है। इसको हम बोलते हैं फाइनल फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट मेथड के थ्रू भी अगर हम देखें तो आप ये वाली वैल्यू ले सकते हैं, या तो आप ये वाली वैल्यू ले लो अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला। दोनों ही करेक्ट होती है। हम ये नहीं लेते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, बिकॉज इसमें क्या होता है, जब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट को कंसिडर करते हैं तो इसमें बार बार एक ही प्रोडक्ट की वैल्यू एड ऑन होती रहती है, जो कि आपकी 3000 आई है इस केस में। ठीक है, और जब आप इसको रियल में करेंगे तो वो भी इनकरेक्ट वैल्यू आएगी, आपका नेशनल इनकम गलत लिख लेगा। ठीक है, अब इसके हम कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे फर्दर कल वाली क्लास में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें फॉर मोर वीडियोस। आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।